नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया। पुरानी बनाम नई पेंशन प्रणालियों पर बहस की बजाय देश की समग्र पेंशन प्रणाली में सुधार की जरूरत है। बेस एडिटिंग की सहायता से कैंसर का उपचार किया जाएगा। लोक लेखा समिति ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में राजकोषीय विवेक पर बल दिया और भारत ने जवाबदेह तथा पारदर्शी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आह्वान किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 1 के टॉपिक विधायिका से संबंधित है। संसद ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इस विधेयक ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र अधिनियम 2019 में संशोधन किया। संशोधन के द्वारा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र का नाम बदलकर भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम केंद्र कर दिया गया है। इस विधेयक के मुख्य प्रावधानों के तहत माध्यस्थतम के संचालन के तरीके और वैकल्पिक विवाद समाधान के अन्य रूपों को केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। ये विधेयक सरकार को अधिनियम के लागू होने की तारीख से 5 साल तक इसके कार्यान्वयन में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने की अनुमति देता है। माध्यस्थतम केंद्र वैकल्पिक विवाद समाधान का एक रूप है। वैकल्पिक विवाद समाधान के लाभों की बात करें तो इसके तहत कम लागत में विवाद का समाधान किया जा सकता है। समाधान की प्रक्रिया ज्यादा लचीली है। विवाद समाधान में ज्यादा गोपनीयता बरती जाती है। इसके अलावा विवाद निपटान की अधिक संभावना रहती है। एडीआर के तहत विवाद समाधान के लिए कई मंच उपलब्ध होते हैं और समाधान के भी कई विकल्प प्राप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक और व्यावसायिक विवादों के निपटान का एक साधन है। इसमें विवाद में शामिल पक्ष अदालत जाने की बजाय किसी निजी विवाद समाधान प्रक्रिया का विकल्प चुनते हैं। अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थतम का लाभ उठाना वैकल्पिक हो सकता है, लेकिन अनिवार्य माध्यस्थतम के प्रावधान के जरिए इसे अनिवार्य भी बनाया जा सकता है। विदेशी माध्यस्थतम निर्णय की मान्यता और प्रवर्तन पर कन्वेंशन 1958 तथा द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से माध्यस्थतम निर्णयों को अधिक व्यापक और सहज तरीके से लागू किया जा सकता है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2022 जारी किया। ये रिपोर्ट वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष जारी की जाती है। ये एक विशेषज्ञ समूह के अध्ययन पर आधारित रिपोर्ट है। ये आर्कटिक पर नवीनतम पर्यावरणीय जानकारियां प्रदान करती है। विशेषज्ञ समूह प्रक्रिया के तहत एक विशेषज्ञ के विद्वतापूर्ण कार्य, शोध या विचारों की समान क्षेत्र के विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा की जाती है। इस प्रक्रिया को अकादमिक वैज्ञानिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक माना जाता है। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों के मुताबिक पृथ्वी के अन्य हिस्सों की तुलना में आर्कटिक 2 गुने से भी ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। वर्ष 2022 में समुद्री बर्फ का विस्तार दीर्घकालिक औसत से काफी कम है। इससे क्षेत्र का एल्बिडो भी प्रभावित हो रहा है, जिससे यहाँ मौजूद बर्फ ज्यादा तेजी से पिघल रही है। समुद्री तल के औसत तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है। इससे महासागरों में पादप प्लवक आधारित कार्बनिक पदार्थों के उत्पादन में तेजी आई है। चुकची सागर में ठंडे सतही जल और उत्तरी पवनों के कारण गर्मियों में भी समुद्री बर्फ लगातार जमी रहती है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि आर्कटिक में समुद्री पोतों की आवाजाही बढ़ रही है। 1950 के दशक से इस क्षेत्र में सभी मौसमों में वर्षण में वृद्धि दर्ज की गई है। संभवतः वनाग्नि और चरम मौसमी घटनाओं की वजह से टुंड्रा प्रदेश की हरियाली में क्षेत्रीय स्तर पर भिन्नता देखी गई है। आर्कटिक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये वैश्विक महाशक्तियों के भू राजनीतिक, भू आर्थिक और भू पारिस्थितिकीय हितों से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र की बर्फ पिघल रही है। इससे ये क्षेत्र आर्थिक दोहन के लिए अधिक अनुकूल बन रहा है। ये क्षेत्र तेल और गैस के भंडार, धातु तथा खनिजों से समृद्ध है। उत्तरी समुद्री मार्ग को एक नए व्यापारिक मार्ग के रूप में खोलने की संभावना बढ़ रही है। आर्कटिक विश्व की महासागरीय धाराओं के परिसंचरण में मदद करता है। इसके अलावा ये वैश्विक जलवायु परिवर्तन को मापने के लिए बैरोमीटर के रूप में कार्य करता है। आर्कटिक में भारत की भूमिका देखें तो भारत ने वर्ष 2007 से आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम शुरू किया था। इसके तहत अब तक कई अभियान चलाए जा चुके हैं। भारत ने अपनी पहली आर्कटिक नीति घोषित की है। भारत आर्कटिक परिषद के पर्यवेक्षकों में शामिल है।
पुरानी बनाम नई पेंशन प्रणालियों पर बहस की बजाय देश की समग्र पेंशन प्रणालियों में सुधार की जरूरत है। हाल ही में कुछ राज्यों ने नई पेंशन योजना को छोड़कर पुरानी पेंशन योजना को फिर से अपनाने का निर्णय लिया है। राज्यों के इस कदम ने भारत में एक उपयुक्त पेंशन प्रणाली के बारे में सोचने की आवश्यकता को प्रकट किया है। ओल्ड पेंशन सिस्टम के तहत केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारियों को अंतिम मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में देना निर्धारित किया गया था। इसके लिए कर्मचारियों को अपनी पेंशन में योगदान करने की आवश्यकता नहीं होती है। एनपीएस को अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कहा जाता है। इसके तहत सरकारी कर्मचारी अपने वेतन के 10% की दर पर मासिक अंशदान करते हैं और समान दर पर सरकार भी अंशदान करती है। हालांकि भारत की पेंशन प्रणाली में कई कमियां निहित हैं, जैसे कि वर्तमान कर्मचारियों में से कम 85% ऐसे कर्मचारी हैं जो किसी भी पेंशन योजना से नहीं जुड़े हैं। लगभग 57% बुजुर्ग आबादी को किसी भी तरह का आय समर्थन प्राप्त नहीं है। वृद्धावस्था आय समर्थन प्रणाली पर सार्वजनिक व्यय का 11.5% खर्च किया जाता है। राज्य सरकारें इन खर्चों का 60% से ज्यादा वहन करती हैं। पेंशन प्रणाली में सुधार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि देश व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली का अभाव है। देश में वृद्ध नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कम है और पारंपरिक परिवार समर्थन प्रणाली के टूटने के कारण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन हो रहा है। वर्ष 1994 में विश्व बैंक ने वृद्धावस्था संकट को टालने के लिए एक पेंशन ढांचा प्रदान किया था। बाद में इसमें सुधार करके वर्ष 2008 में विश्व बैंक पेंशन संकल्पनात्मक ढांचा जारी किया गया है। अगली खबर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य से संबंधित है। बेस एडिटिंग की सहायता से कैंसर का उपचार किया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में वैज्ञानिक बेस एडिटिंग उपचार पद्धति का परीक्षण कर रहे हैं। इस पद्धति से टी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया नामक ब्लड कैंसर का इलाज किया जाएगा। टी सेल एक तरह की श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं। ये शरीर के लिए उत्पन्न होने वाले खतरों को पहचानने और उन्हें बेअसर करने में सक्षम है। और आइए अब आपको बताते हैं बेस एडिटिंग के बारे में। एक व्यक्ति का जेनेटिक कोड 4 तरह के क्षारकों यानी बेसिस का कई बार क्रम परिवर्तन है। ये 4 बेस हैं एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमीन। इन बेस का सीक्वेंस जीन को उन आवश्यक प्रोटीनों की विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन करने का निर्देश देते हैं जो शरीर के संचालन के लिए जरूरी हैं। वैज्ञानिक अब केवल एक क्षारक की आणविक संरचना को बदलने के लिए जेनेटिक कोड के एक सटीक भाग का चयन करने के लिए कई तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। इससे आनुवंशिक निर्देशों को प्रभावी ढंग से बदला जा सकता है। इन तरीकों में CRISPR-Cas9 प्रणाली सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। यूके की मरीज के मामले में क्षारकों के अव्यवस्थित अनुक्रम के कारण टी सेल ही कैंसर का कारण बन गई थी। वैज्ञानिकों ने एक स्वस्थ दाता से प्राप्त टी सेल को बेस एडिटिंग की मदद से एक नए प्रकार के टी सेल में बदल दिया। ये नई टी सेल न तो एक दूसरे को और न ही अन्य कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाएगी। ये कीमोथेरेपी से भी सुरक्षित रहेगी और शरीर में मौजूद अन्य कैंसरकारी टी कोशिकाओं को नष्ट कर देगी। लोक लेखा समिति ने सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को लागू करने में राजकोषीय विवेक पर बल दिया। सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एक वेब आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। इसे केंद्रीय वित्त मंत्रालय के लेखा महानियंत्रक के कार्यालय ने विकसित और कार्यान्वित किया है। PFMS यानी सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2009 में की गई थी। इसे भारत सरकार की सभी योजनाओं के तहत जारी निधियों पर नजर रखने और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की रियल टाइम रिपोर्टिंग के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बाद में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं को इस प्रणाली के दायरे में लाया गया था। PAC यानी लोक लेखा समिति द्वारा रेखांकित प्रमुख चिंताओं की बात करें तो इसमें PFMS का कार्यान्वयन अनौपचारिक तरीके से किया गया था। साथ ही इस प्रक्रिया की कोई समुचित वित्तीय योजना भी नहीं बनाई गई थी। इसके कार्यान्वयन के लिए न तो पर्याप्त कर्मी नियुक्त किए गए थे, न ही अवसंरचना स्थापित की गई थी और न ही आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की गई थी। इसके दायरे में सभी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं को कोई नहीं लाया गया। MS योजना में कई सिफारिशें की गई हैं। इसके तहत योजना का बजट बनाने, अनुमान लगाने और आवंटित निधि के उपयोग में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया जाना चाहिए। इससे राजकोषीय विवेक सुनिश्चित किया जा सकता है। भौतिक और तकनीकी अवसंरचना का आकलन करने के साथ साथ बैकअप व्यवस्था बनाने की भी आवश्यकता है। पारदर्शिता, जवाबदेही और राजस्व बचत सुनिश्चित करने के लिए सभी कार्यान्वयन एजेंसियों का तेजी से समावेशन और निश्चित समय सीमा के भीतर भुगतान अंतरण सॉफ्टवेयर का एकीकरण करना
करना चाहिए। डीबीटी योजना को पीएफएमएस में शामिल करने से पहले योजना की प्रकृति और इसके घटकों का गहन मूल्यांकन करना चाहिए। पीएफएमएस का महत्व ये है कि ये जवाबदेही सुनिश्चित करती है और अलग अलग योजनाओं के लिए आवंटित धन के उपयोग की निगरानी में मदद भी करती है। योजनाओं में रिसाव को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा सभी प्रासंगिक जानकारियों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करके पारदर्शिता सुनिश्चित करती है। अगली खबर पेपर 2 के टॉपिक महत्वपूर्ण संगठन यूएनएससी से संबंधित है। भारत ने जवाबदेह और पारदर्शी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का आह्वान किया है। भारत ने यूएनएससी की खुली चर्चा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत ने न्यू ओरिएंटेशन फॉर रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम्स यानी नॉर्म्स की आवश्यकता पर बल दिया है। ये समकालीन वास्तविकताओं को सर्वोत्तम रूप में दर्शाने वाली वैश्विक व्यवस्था का निर्धारण करेगी। यूएनएससी में कई कारणों से सुधार की मांग तेज हुई है, जैसे कि अधिक सहयोग और प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने की जरूरत है। संगठन की संरचना में प्रतिनिधित्वकारी और नीति निर्माणकारी शक्तियां विकसित देशों के पक्ष में झुकी हुई हैं। इस वजह से उनके सुझावों को भेदभावपूर्ण और पक्षपाती माना जाता है। साथ ही मौजूदा संस्थानों की अक्षमता की वजह से भी यूएनएससी में सुधारों की मांग की गई है, जैसे कि यूक्रेन संकट के कारण खाद्य, उर्वरक और ईंधन सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं पैदा हुई हैं। ये चिंताएं व्यापक प्रतिनिधित्व वाली वैश्विक गवर्नेंस संरचना की आवश्यकता को प्रकट करती हैं। साथ ही आतंकवाद के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाइयों के लिए इसकी जरूरत है। तेजी से बदलते वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य, पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के बने रहने और नई तथा जटिल चुनौतियों के उभरने से प्रभावी कार्रवाई आवश्यक हो गई है। जलवायु परिवर्तन की वर्तमान स्थिति, कोविड महामारी, संघर्षों आदि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उत्तरदायी कोविड पश्चात वैश्विक व्यवस्था की जरूरत है और इसीलिए बहुपक्षीय प्रणालियों में सुधार किए जा सकने वाले उपाय हैं। संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की जरूरत है ताकि ये सभी सदस्यों के समान प्रतिनिधित्व और अधिकार को दर्शाए। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शर्तों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए। विकासशील देशों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए विश्व बैंक और IMF की शासी संरचना में सुधार किया जाना चाहिए। इसके अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए आंतरिक प्रशासनिक प्रणालियों और बाहरी निगरानी में सुधार किए जाने चाहिए। और आइए अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग UNSCSW, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोसोक ने ईरान को CSW की सदस्यता से हटाने के लिए एक संकल्प स्वीकृत किया है। UNSCSW प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है। ये मुख्यतः लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में इकोसोक ने की थी। ये निकाय बीजिंग डिक्लेरेशन और प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसमें संयुक्त राष्ट्र के 45 सदस्य देशों में से प्रत्येक में से एक प्रतिनिधि शामिल होता है। प्रतिनिधि का चयन इकोसोक समान भौगोलिक वितरण के आधार पर करता है। भारत को 4 सालों के लिए CWS के सदस्य के रूप में चुना गया है। ये वर्ष 2021 से 2025 तक CWS का सदस्य रहेगा। फोराबोट ये एक रोबोट है जो समुद्र के सूक्ष्म जीवाश्मों की पहचान करने, उन्हें श्रेणीबद्ध करने तथा उनकी कुशलता पूर्वक छटनी करने में सक्षम है। ये रोबोट महासागरों और जलवायु संबंधी अध्ययन को आसान बनाएगा। फोरम्स की पहचान करने में अधिकांश प्रशिक्षित मनुष्यों की तुलना में इसकी सटीकता दर ज्यादा है। फोरम या फोरमिनीफेरा बहुत ही साधारण सूक्ष्म जीव होते हैं। इन पर एक सूक्ष्म खोल होता है। ये 100 मिलियन से ज्यादा वर्षों से महासागरों में मौजूद हैं। अगला है प्रकृति आधारित समाधान। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में NBS के लिए वार्षिक आधार पर 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्त आवंटित किया जा रहा है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा, सतत प्रबंधन या पुनर्स्थापना कार्रवाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये कार्रवाइयां मानव कल्याण और जैव विविधता लाभ प्रदान करती हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन जैसी सामाजिक चुनौतियों को भी संबोधित करती हैं। उदाहरण के लिए तटीय क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने के लिए पारंपरिक तरीकों जैसे कि मानव निर्मित बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जाता है। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के तहत ये धारणा है कि इस बाढ़ से वृक्षारोपण के माध्यम से भी निपटा जा सकता है। वृक्षारोपण से पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं का लाभ प्राप्त होता है। साथ ही वृक्ष तूफानों के प्रभाव को कम करके जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करते हैं।
ईवी यात्रा वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। इन्हें राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के अवसर पर लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य देश में ई मोबिलिटी को अपनाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। मोबाइल एप्लीकेशन निकटतम सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए नेविगेशन की सुविधा प्रदान करेगा। वेब पोर्टल ई मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए की गई पहलों के बारे में जानकारी का प्रसार करेगा। इन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने विकसित किया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ईवी पब्लिक चार्जिंग अवसंरचना को शुरू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार भी प्रदान किए हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार औद्योगिक इकाइयों को ऊर्जा बचत में उनकी उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है और राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार का उद्देश्य नवोन्मेषी उपायों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। अगला टॉपिक है पेट्रियट मिसाइल। अमेरिका यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल देने की योजना को अंतिम रूप प्रदान कर रहा है। पेट्रियट मिसाइल सतह से हवा में मार करने वाली निर्देशित मिसाइल प्रणाली है। ये विमान, क्रूज मिसाइलों और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को लक्षित कर सकती है। इसी की तरह की और अन्य समान मिसाइल प्रणालियां हैं सतह से हवा में मार करने वाली S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस यानी थाड आदि। अगला टॉपिक है गमोसा को भौगोलिक संकेतक दर्जा प्राप्त हुआ। गमूसा या गमछा सफेद रंग का हाथ से बुना हुआ वस्त्र का एक आयताकार टुकड़ा है। इस वस्त्र के किनारे लाल रंग के होते हैं। साथ ही इसमें अलग अलग डिजाइन और रूपांकन भी होते हैं। गमोसा को असमिया लोग अक्सर सम्मान और गौरव के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है। ये औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण के लिए पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत आता है। भौगोलिक संकेतक को बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार संबंधी पहलुओं के तहत कवर किया गया है। भारत में भौगोलिक संकेतक पंजीकरण को 1999 के वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रशासित किया जाता है। अगला टॉपिक है गोंड जनजाति। राज्यसभा ने उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में गोंड समुदाय को अनुसूचित जाति की सूची से अनुसूचित जनजाति की सूची में स्थानांतरित करने संबंधी विधेयक को स्वीकृति प्रदान की है। गोंड मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में रहने वाले सबसे बड़े जनजातीय समूहों में से एक हैं। ये महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी निवास करते हैं। ये ज्यादातर किसान और प्रकृति पूजक हैं। इस जनजाति के लोग गोंडी भाषा बोलते हैं। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। काजिंद 2022 ये भारत और कजाकिस्तान का एक संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास है। इसे वर्ष 2016 में अभ्यास प्रबल दोस्तिक के रूप में शुरू किया गया था। वर्ष 2018 में इसका नाम बदलकर अभ्यास काजिंद कर दिया गया था। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे प्रमुख स्थलों के बारे में। बोस्निया और हर्जेगोविना, जिसकी राजधानी साराजेवो है। यूरोपीय संघ बोस्निया और हर्जेगोविना को अपनी सदस्यता के लिए उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गया है। बोस्निया और हर्जेगोविना दक्षिण पूर्वी यूरोप में स्थित एक बाल्कन देश है। इससे पहले ये यूगोस्लाविया संघ का एक राज्य था। ये क्रोएशिया, सर्बिया और मोंटेनेग्रो से अपनी सीमाएं साझा करता है। एड्रियाटिक सागर इसे समुद्री पहुंच प्रदान करता है। बोस्निया और हर्जेगोविना की प्रमुख नदियां हैं सावा नदी और नेरेत्वा नदी, और सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैग्लिक। अगला प्रमुख स्थान है तवांग, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में भारतीय सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिकों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तवांग अरुणाचल प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ये उत्तर में तिब्बत और दक्षिण पश्चिम में भूटान से घिरा है। सेला पर्वतमाला इसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामेंग जिले से जोड़ती है। यहाँ पर तवांग मठ स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा मठ है। ये तिब्बत के लहासा में पोटाला पैलेस के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार, थैंक यू फॉर लिसनिंग।